और उधर 18 नवंबर को जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजयनगर में शौर्य गाथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए स्कूल के डायरेक्टर मेजर तनय मेबन का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। तो वहीं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में स्कूल की फाउंडर नीनू मेबन, मधुरम चैरिटेबल ट्रस्ट की फाउंडर एवं प्रिंसिपल ट्रस्टी श्रद्धा मालपानी, ग्रुप कैप्टन अमिताभ रावत और ब्लेसिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन की डायरेक्टर श्वेता श्रीवास्तव विशेष रूप से मौजूद रही। इस आयोजन को सफल बनाने में एप्लॉम केयर प्रोडक्ट लिमिटेड, सेंचुरी एग्रो एडवांस बायोसाइंस, अनंत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बटेरिया मेट्रो प्राइम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ब्लेसिंग ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अंशुल नमकीन, जानकी रमन हॉस्पिटल, मां कामाख्या हॉस्पिटल, सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास हॉस्पिटल, समदड़िया ग्रुप और रीवा पॉलीमर्स का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने में जबलपुर के बीजेपी महानगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर का भी विशेष सहयोग रहा। जय हिंद देवियों और सज्जनों, बंसल न्यूज की एक अनुकरणीय पहल शौर्य गाथा में पधारे आप सभी सम्मान्य अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। यह आयोजन न केवल देशभक्ति के ज्वार को आप तक लेकर जाएगा, लेकिन आज यह याद करने का मौका भी हमें देगा उन वीर शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए न्योछावर कर दिया। हम सम्मानित करेंगे उन वीर नारियों को जिनके कारण तिरंगा गर्व से फहराता है। हम सम्मानित करेंगे उन एक्स आर्मी पर्सन को जिनके शौर्य से इस हिंदुस्तान ने एक नई इबारत लिखी। तो आइए इस कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं समस्त बीच महाकौशल जगत की बहुत ही स्वनामधन्य हस्तियां उपस्थित हैं। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने एजुकेशन की फील्ड में, सामाजिक सेवा के सरोकारों के फील्ड में और भारतीय सेना में गर्व से एक परचम लहराया है। हम देख रहे हैं सर कि अभी सरहदों पे जो परिस्थितियां बदल रही हैं, ऐसा कहा जाता है कि भारत एक 2.5 वॉर लड़ रहा है। चाइना की ओर से इन्फिल्ट्रेशन दिख रहा है। अब बांग्लादेश जैसे देश भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। नेपाल की ओर से चीजों को आते देखते हैं और हमारा पक्का विरोधी विपक्षी पाकिस्तान, नापाक पाकिस्तान। तो आप सेना के ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि अभी जो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसमें हम सभी बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित हैं? 2.5 जो हिंदुस्तान हमारी सरहद पर तीन दिशाओं में लड़ाई कर रहा है, लड़ाई जो मानसिक तौर पर जारी रहती है, पाकिस्तान, चाइना और ये नेपाल और बांग्लादेश, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। और मेरा इसमें ये कहना है कि हिंदुस्तान गए दिनों से, पुराने दिनों से आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। हम लोग बहुत मजबूत हैं, बहुत आगे हैं और तैयारी बहुत भरपूर है। तो चाहे वो पाकिस्तान हो, आपने ऑप सिंदूर में देख ही लिया होगा कि उनको हमने कितनी बुरी मात दी और उनके बहुत इम्पॉर्टेंट एयर बेसिस में, इंस्टॉलेशंस में, उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस में जा कर के उसके पास में गेट में, उसके जहाँ से जो एंट्री पॉइंट से वहाँ पे जा कर के हमने लेज़र बॉम्ब्स अपने ड्रॉप करे। जहाँ तक चाइना का सवाल है, गलवान वैली का आपने देख लिया होगा कि अब वो पुराना हिंदुस्तान नहीं रहा जो चाइना के नाम से। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हिंदुस्तान में एक आया है। और बाकी ये छुटपुट टेररिज्म और ये सब गतिविधियां होती नहीं हैं, पर हमारे देश की लीडरशिप और हमारे देश की फौज कुछ इस तरह का आजकल दोनों मिलाकर के इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया है कि फौज बहुत मजबूत है और लीडरशिप जो पूरा खुला हाथ देती है। तो उसके कारण ये कॉम्बिनेशन मजबूत है और हम लोग बहुत सुरक्षित हैं और इसमें कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। ये वाकई एक बहुत अभूतपूर्व बात आपने बताई कि जिस प्रकार से चेंजेस है और ये हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और भारतवर्ष आगे लगातार बढ़ता जाएगा, ऐसा आपके वक्तव्य से समझ में आ रहा था। हमारे बीच में श्रद्धा मैम है। श्रद्धा मैम, आपका हम इस परिचर्चा में स्वागत करते हैं। एक सवाल आपसे करना चाहूंगा मैं, पिछले कुछ दिनों से आपने जिस प्रकार से चीजों को होते देखा, 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा दिल्ली फोर्ट के आसपास की घटनाओं में, आप क्या इसे इंटेलिजेंस फेलियर मानती हैं या ये इंटेलिजेंस की एक बड़ी जीत थी
कि इतने सारे लोगों की जान बच गई या कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई? कि आज से 10 या 15 वर्ष पहले हमारे देश में जो टेररिज्म हम फेस कर रहे थे वो मैं कहूँगी 80% कम है। आजकल कोई आम नागरिक घबराता नहीं है, डरता नहीं है, और दिस इज़ ऑल थैंक्स। और मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, सर इंक्लूडेड, और उनकी जितनी भी वीर उनकी मदर्स हैं और उनके वाइफ्स हैं, उनके लिए सबसे पहले तो एक जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत त्याग लगता है अपने पति को, अपने बच्चों को बॉर्डर पे भेजने के लिए। और मेरे खुद की फैमिली में भी एक आज 2 हैं जो फौजी में हैं, आज भी फौज में हैं। तो इन लोग की जो हिम्मत और अलर्टनेस के कारण और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दम है उसके कारण आज हम गर्व से ये मैं कह सकती हूँ कि हाँ, चैलेंजेस आए हैं लेकिन किसी को ज़्यादा नहीं छू पाए। कंपैरेटिवली अगर आप देखें जो ताज पे अटैक हुआ था, यूएस में भी जो हमें ज़्यादा नहीं छू पा रहे हैं, हम बहुत अग्रसर हैं इस मामले में। ऑपरेशन सिंदूर हमारा इतना सक्सेसफुल गया, हाँ डैमेज हुआ, पर आज मैं ये कहूँगी कि आज नागरिक डर में नहीं है, आज टेररिस्ट डर में है, मैं ये बोलूँ। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात को रखा। और आप एक ऐसे फौजी परिवार को बिलोंग कर रहे हैं जहाँ पे 2 लोग फौज में सेवा दे रहे हैं, और मैं आपको निवेदन करूंगा कि माइक नीनू मैम को दें। ये एक ऐसी माँ जो न केवल जॉय स्कूल के माध्यम से बहुत सारे बच्चों तक एजुकेशन का प्रकाश लेके जाती हैं, जबकि इनके बेटे स्वयं आई सपोज तनय सर अभी भी नागालैंड में पोस्टेड हैं। मैम, कितना कठिन होता है एक माँ के लिए बच्चे की, पूरे देश में जब परिस्थितियाँ ऐसी हो, आज कुछ माएँ आपके सामने भी हैं, आप कैसे अपना हौसला खुद का बरकरार रखती हैं और कैसे हौसला अपने बच्चे को देती हैं कि देश के लिए खड़े हो जाओ डट के? सबसे पहले मैं बोलूँगी सशक्त नारी सशक्त समाज। तने को भेजना उसका खुद का डिसीजन था। आज भी आपके जैसे मेरा भी दिल धड़कता है और मैं भी सहम जाती हूँ जब कुछ ऐसा घटनाएं होती है, पर मुझे बहुत गर्व फील होता है। और मुझे लगता है ये सिविल जॉब करने से अच्छा उसको वो प्रेफर करता है नागालैंड में या कहीं भी जहाँ भी पोस्टेड हो, और वो चाह रहा है आजकल कि जम्मू कश्मीर में हो जाए करके, और वो बहुत प्राउड फील करता है और उसको देख के मैं भी बहुत खुश होती हूँ। और मुझे लगता है हाँ, वो कुछ कर रहा है, देश के लिए कर रहा है। मैम ने बहुत अच्छे से बात कही कि माँ अन्नपूर्णा भी बन जाती है, माँ दुर्गा भी बनती है, और जरूरत पड़ती है तो काली भी बन जाती है। एक ट्रांसफॉर्मेशन इस रेड फोर्ट अटैक में हम देख रहे हैं, जहां एक महिला आतंकवाद की जननी बनी हुई है। एक रेडिकल टेररिज्म लेकर डॉक्टर शाहीन आती है। तो पहले ऐसा कहा जाता था कि आतंकी इसलिए बनते हैं क्योंकि उनमें शिक्षा नहीं है, अब तो वे शिक्षित हैं। फिर आतंकवाद और शिक्षा को जोड़कर आपकी क्या राय है? और मैं ये चीज़ समझती हूँ सर, आपका जो क्वेश्चन है, एक तरफ माँ जो जननी होती है, नारी जो शक्ति का प्रतीक होती है, और जब नारी अपने एक अलग रूप में आती है, अब वो रूप, और मैं ये समझती हूँ आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, आतंक का कोई मजहब नहीं होता, आतंक की कोई धर्म नहीं होता, वो एक विचारधारा होती है। जो शाहीन ने भी जो भी सोचा होगा, ये एक विचारधारा है जो उसका रूप एक डॉक्टर होते हुए भी। और मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि शायद दिल्ली में जहाँ पर वो टेररिस्ट रुके हुए थे, दे आर अ वेरी पोलाइट पर्सन, उनको देख के कोई बोल नहीं सकता था, इतने हम्बल थे वो, कि आतंक का कोई चेहरा नहीं होता कि अब वो एक टेररिस्ट हैं और उनको देख के हम डर रहे हैं। वो बहुत पोलाइट बिहेव करेंगे, वो हमारे साथ हमारे बीच में ही होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा बदली है। और इसके लिए माँ और शिक्षक या शिक्षिका को सबसे पहले अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। स्कूल में भी ये शिक्षा देनी पड़ेगी, घर में भी ये संस्कार देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक ये बात जानती हूँ कि 100 चंद्रगुप्त मिलके भी एक चाणक्य नहीं बना सकते, लेकिन एक चाणक्य 100 चंद्रगुप्त बना सकता है। तो यही विचारधारा सबको लेके चलना पड़ेगा। कैसा महसूस करते हैं सर जब सेना के सम्मान जो वो डिजर्व करती है उन्हें वो देने की जगह उनकी कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह राजनीतिक महत्वाकांक्षा से लोग लगाते हैं, तो एक फौजी कैसा महसूस करता है? नहीं, ये जो आपने सवाल किया कि बाहर से अमोनियम नाइट्रेट और ये जो बारूद लेकर के जो आते हैं, इसमें हमें ये समझने की बात है कि पूरी
हमारे देश की जो बाउंड्री है बहुत बड़ी है, और उसको आप चाहें कि पूरी फेंसिंग लगा करके हम उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, कि मुमकिन नहीं है। मतलब अब अभी इस समय में हमारे हालात को देखते हुए पूरी तरह से ये बात पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, वो जो लेकर आते हैं, जो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे पूरा आप बोलेंगे कि ये फौज का रोल है, तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि वहाँ पे BSF होती है, CRPF होती है, और क्या कहते हैं, और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। मिलिट्री का काम लड़ाई वाला होता है, हम लोग का जो बेस पे रहता है, वो जो आप बता रहे हैं कि बॉर्डर से इस तरफ लेकर के आना, वो उसमें डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं रहती है। क्या संदेश आपके माध्यम से हमें देना चाहिए कि देश की सेना, देश का वैभव सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, या ये राजनीति के छोटे मोटे जो फायदे ये चाहते हैं वो? देश की नागरिकता की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसे सर यहाँ बैठे हुए हैं, वी शुड बिकम अ सिटीजन हु इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर। आज वो फौजी भाई हमारे लिए लड़ रहे हैं, अगर हम अच्छे नागरिक नहीं हैं तो वो किसके लिए लड़ रहे हैं? तो हमें हमेशा छोटी चीज़ है, सिर्फ देश की सिक्योरिटी की बात नहीं है। जब हम रोड पे कचरा फेंकते हैं तब भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं एकदम स्पष्ट बोलूँगी कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम आज बहुत अच्छे नागरिक हैं, हम शायद नहीं हैं। नहीं तो आज नर्मदा की आरती के टाइम में चिप्स के पैकेट वहाँ नर्मदा जी में नहीं फेंके हुए होते। छोटी बातें हैं। एक लास्ट सवाल नीनू मैम से करना चाहूँगा। मैम, हम देखते हैं कि पिछले कई सालों में कई बार हम जातियों पे बढ़ जाते हैं, कई बार हम भाषाओं में बढ़ जाते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो हम अलग अलग स्तरों में बढ़ जाते हैं। ये सारी चीज़ों को खत्म करके राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हम अपने विद्यार्थियों, अपने घर में किस तरह से लेके जा सकते हैं? ये वीर नारियों का जो संदेश आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ आप दें। सर, मैं एक बात बोलूँगी, क्योंकि मैं स्कूल चला रही हूँ, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, रिलीजन नहीं आता है स्कूल में, एंड स्कूल इज़ द मोस्ट सिक्योर प्लेस। हम देखिए हिम्स गाते हैं, सुबह असेंबली होती है, पर कहीं भी हम कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसे रिलीजन को प्रमोट ना करे। मैं बेसिकली क्रिश्चियन हूँ, मगर स्कूल में मैं कोई ऐसे रिलीजन को प्रमोट नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है बच्चों को देखिए ये सिखाना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ सेक्युलरिज्म, बहुत ज़रूरी है। तभी आपको वही नागरिक जो आप चाहते हो, जो सिटीजन आप चाहते हो, वैसे ही सिटीजन डेवलप होंगे। थैंक यू वेरी मच। ऐसी बहुत सारी कोशिशें हमारी वीर नारियों की ओर से हुई, उनके परिजनों की ओर से हुई, हमारे एक्स आर्मी पर्सन की ओर से हुई, और उसी के कारण हमारा देश सुजलाम सुफलाम मातरम है।